सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीट में। और जैसा कि आज का विषय है, ये विषय जम्मू कश्मीर से संबंधित है और जम्मू एंड कश्मीर अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम लॉ एनफोर्सर्स कि एक जो वहाँ पे लॉ एनफोर्स करने वाले लोग हैं, उनका क्या नज़रिया है या वो क्या सोचते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आज के इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्य मेहमान जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी एंड आईपीएस श्री शेषपाल वैद्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। नमस्कार। और इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलें, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। तो मैं एक सर का इंट्रोडक्शन दूंगा छोटा सा। सर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे जम्मू एंड कश्मीर में दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 तक। एंड ओवरऑल 33 ईयर्स 33 साल का लंबा चौड़ा अनुभव रहा है पुलिस सेवा में सर का। स्टार्टेड इन 1986 टिल अक्टूबर 2019। 1986 से लेकर अक्टूबर 2019 तक का एक लंबा कार्यकाल रहा सर का पुलिस सेवा में। और क्योंकि सर ने जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, सर ने अपना सर की जो जन्मभूमि है कठुआ में सर का जन्म हुआ और उसके बाद सर ने ग्रेजुएशन करा अपना मद्रास वेटनरी कॉलेज से। एंड देन ही क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज इन 1986 एंड अलॉटेड जम्मू एंड कश्मीर कैडर। तो जहां से सर थे उनको अपना कैडर भी वहीं का मिला, उसी प्रदेश का सेवा करने का सौभाग्य मिला सर को। और अपने एंटायर करियर में डीजीपी से पहले उन्होंने वेरियस लोकेशन पे जम्मू एंड कश्मीर में डीआईजी और आईजी रैंक्स पर भी काम करा। और सर ने बीपीआरएनडी जो कि डेपुटेशन पे सर थे 2009 से 2011 के बीच में फॉर स्पेशल पुलिसिंग में डायरेक्टर थे। एंड इसके बाद ही वॉज डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग देयर। और उसके बाद 2011 में सर वापस आए अपने पेरेंट कैडर में जो कि जम्मू एंड कश्मीर का था। वहां ही वॉज प्रोमोटेड एंड गिवन वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एडीजी एंड सब्सिक्वेंटली डीजी। और इन दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 तक सर वॉज अपॉइंटेड एज न्यू डीजीपी ऑन जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ सर की कुछ अवार्ड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके बारे में मैं आप सभी लोग को अवगत कराना चाहूंगा। सो ही वॉज प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज, ये अवार्ड मिला सर को। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, इंडियन वॉन्ड मेडल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर मेडल। सर इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो मैं आपसे जरूर माफी चाहूंगा, बट इतनी मैंने कोशिश करी कि लिस्ट पूरी रखूं। और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा सर से कि सर आप कृपया अपनी बात रखें आज के इस विषय पर और हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं नमो ऐप का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैं रूबरू हो सका। आई कुड स्पीक टू people who are listening and who are seeing all this. I must thank you all giving me this opportunity. At the outset, I want to mention that it was my good fortune that God gave me this opportunity to serve the country in most difficult part of the country, and which actually happens to be my home state. I was lucky to get my home state, and it's God-sent opportunity. And I was very fortunate that all the governments I worked under were very supportive and very encouraging to me. Coming to Jammu and Kashmir, let me make a few points very, very clear. People outside the state understand Jammu and Kashmir as if the whole state is disturbed. It is not so. The whole Jammu province is absolutely terrorism free. Terrorists infiltrating from Pakistan can emerge anywhere, not only in the state, even in the country. There can be a terrorist incident in Ayodhya or Delhi or Mumbai. But as such, there is absolutely no terrorism, no militancy in the whole Jammu province. Similarly, Ladakh province is also completely free of militancy or terrorism. And
Now it has become a separate union territory. Even coming to the Kashmir Valley, landlocked valley, there are certain areas which have absolutely no effect of terrorism or militancy, like you take Uri, a subdivision of Baramulla district. Border areas, largely border areas. You have Tangdhar, Keran, Karna, Gurez. These areas are absolutely free of any militancy. Largely, the militancy is restricted to the uh, certain pockets of Kashmir Valley, like South Kashmir, uh, North Kashmir, and Central Kashmir. We actually divide into these three major geographical areas. As you all must have seen, साउथ कश्मीर पिछले 2-3 सालों से काफी डिस्टर्ब्ड रहा, particularly आफ्टर बुरहान वानी. एंड मैं आपको I want to make it clear, as you all know, Burhan Wani incident happened somewhere around 7th 8th July 2016, and I was appointed as Special DG Law and Order after 2 months of Burhan Wani's incident. That is, I joined on 10th of September 2016, and it was most difficult period of Kashmir Valley's militancy period, terrorism period, and then ultimately took over as DGP on 31st December 2016. You can imagine the kind of situation after Burhan Wani that emerged there. There used to be 50, 60 incidents of stone pelting every day. हर दिन 50-60 जगहों पे पथराव के इंसिडेंट होते थे, और हमारे काफी पुलिसमैन और पैरामिलिट्री सीआरपी के लोग और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जख्मी होते थे. तो रोज गाड़ियों पे पथराव, हालात काफी खराब रहते थे. तो ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान कर रहा था, और हमें इसको बड़ी गहराई से समझना चाहिए, जो बहुत जरूरी है. पाकिस्तान, after coming under international pressure, wanted to project Kashmir problem as a local problem, that as if Pakistan has no hand in Kashmir situation. This is what it wants to project. It is a militancy grown out of its own wrongdoings of Indian states, something like what they want to project, which is not a fact. All this is being orchestrated. ये सब कुछ पार से करवाया जाता है, और उसकी एक कड़ी थी बुरहान वानी. मैं वहां से स्टार्ट, मैं इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 90 से आपको बताऊं, फिर तो घंटों लग जाएंगे इसमें. कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है, आप पूरा यू कैन टॉक ऑन कश्मीर द होल डे, बट मेकिंग इट ब्रीफ and talking of this recent last 5-6 years, Burhan Wani was made as a poster boy, using him as a face of local militancy. And then he was also using a lot of social media, in a lot of internet, and projecting such people as saviors of Kashmir, who are actually terrorists, and then use them to recruit the local boys, show outside the world, outside world, that it is all local grown terrorism. But all this is backed in terms of arms and ammunition, in terms of backup of foreign terrorists by ISI and its agencies from across. Now, when I took over as
Special DG Law and Order after a very deteriorating situation after the Burhan Bani incident. My first challenge was how to control the law and order incidents which were happening to the extent of 50, 60 per day, and how to deal with the OGWs, upper ground workers, जो ये सारे इंसिडेंट करवाते थे. And I think cases in thousands were registered, and many of these OGWs, the upper ground workers and stone pelters were arrested. There were a lot of areas which were actually blocked by these people, and the army and paramilitary and police were not able to access villages and other areas which were actually blocked. बहुत सारी जगहों पे they had put poles, trees, and then dig the roads, how to open all those areas. So that was the first challenge, and we did that very well with the active support of the Indian Army and the paramilitary CRPF and JNK police. And ultimately hooked all these people, registered cases, slowly brought down the situation to the level of zero stone pelting incident. But then started the phase of the terrorist incidents. Now, I want to mention here how Pakistan is misusing internet and social media platforms to orchestrate all this happening in the valley and radicalize the youth in the valley. Inequalities are in every part of the country. If you go to Bihar and Odisha, I think poverty and unemployment would be even more in those areas than in Kashmir Valley. So that cannot be the reason. What is the major cause that boys are picking up gun and joining terrorism? It is radicalization. And let me tell you, I came across advertisements taken out in Pakistan by various agencies that to fight jihad, you need not go to Kashmir. आपको जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर पे बैठ के, while sitting at your home, you can be a mujahid if you have an internet connection and a laptop or a computer. So they were called as cyber mujahids. Many people in India may not know about it. So let me share with you that these ads were taken out in different papers of the Pakistan nation by these agencies that we will pay you. So they are paid at home to create anti-India material, to create radical material and bombard it on the internet, on the social media platform to the youth of the Kashmir Valley, to bring hatred for the country, make them believe that India is a demon, make them believe that India is the reason for all their ills, and radicalize them, bombard them with radical material, radical Islamic material, radicalize them to the extent that they pick up gun. Let me share with you again. I had a lot of parents coming to me when I was DGP that they have noticed their children getting on the Facebook offers of friendship from across. They didn't know that these are coming from across. They said slowly our boy, our child was getting inquisitive and replying to the friendship offer, become on the Facebook, become a friend. Then he was being slowly in the process getting radicalized. And in this process, he would one day become a militant. And the parent will realize that suddenly their son has become very radical. He is not listening to reasoning.
He's picking up a path which no parent would like his son to pick up. After all, every parent's dream is my son should become something good in his life and have a good life. But who wants his son to become a terrorist? So few parents brought their children to me and said, "Sir, this is what is happening." Then we started working our cyber cell, that who is all doing this, and we ultimately came to know that these were all these offers were traced to Pakistan, and there were handlers who were doing all this. So I just want to mention here, you must have all seen a lot of stone pelting incidents happening at the encounter sites. This is a very fresh in your memory, last few years. आप सबने देखा होगा पथराव होता था, जहां भी एनकाउंटर होता था, एनकाउंटर के साइड पे suddenly we would find that lot of boys, young boys will come, emerge suddenly and start pelting on the security forces. All this was being again done from Pakistan. Instigate the boys, give them the location, ask them to reach the location. This is the location of encounter, and with the direction to pelt stones on security forces, if possible, to help the terrorist escape from the encounter site. We did. It is a different matter. As a security apparatus, we never allowed this to happen, excepting one odd incident where civilian casualty was rising. I think, if I recall correctly, 5-6 casualties. So that time I had to take a decision to stop that cordon and search. But in 99.9% cases, we did not allow this to happen. Terrorists could not escape from the spot. But this all was being done to help the terrorists escape, ask the boys to reach the spot, do the stone pelting. ये सब कुछ एक साजिश से होता था, और हमने फिर एक सिस्टम निकाला कि हम उस एरिया का, उस टावर को डाउन कर देते थे नेट, रादर देन पूरे वैली का नेट काटने के बजाय. तो उससे हम जैसे ही इनकाउंटर स्टार्ट होता था, वी यूज्ड टू snap connection that side. But that is not the solution. Then now, if you see what has happened after 5th August, the historic day when 370 was removed, I think it was a very wise decision to snap the internet. It was well thought out. Otherwise, there would have been lot of material coming from across, instigating people to come out on roads. You must have seen not even one incident of people coming on road and agitating. Nothing like that happened. But thanks to the snapping of internet, that was a very wise decision at that time. And then after a few months, 2G was allowed. My point is, no government would like to put its citizens into inconvenience of not having internet. After all, today's modern life, internet is the lifeline. Your education, your trade, your business, your bookings, train, air, rail booking, everything is on the net. Education, your tourism industry, almost everything is connected through internet. So long term, it has adverse effects on the economy, on the normal life of people. So my request to the thinkers in the country is, can we come out with a system of something like filter? Any radical material coming on social media platforms from Pakistan is filtered at a point, and only then it can go to the well. Can we think of something like that? Some technological innovation. Now, you all know China, Russia,
China for that matter, in a big way, does not allow your Facebook, does not allow your WhatsApp. It has its own platform. I'm not saying you have your own platform, but certain things we need to do thinking about it. And there are certain things which I think technology has solutions. One is filter all the radical material coming to Kashmir Valley. Other, I feel, the limitation of number of forwards you can do. You have, that time I realized there's one WhatsApp group, it has 400 members. So one WhatsApp group, if some radical material goes, it goes to 400 people. So there should be a limitation how many times you can forward, number one. Number two, if you have, let's say, Facebook account, how many members are there? What is their verification? You cannot make more members? Can you restrict that? There are many things we can think of. I think the technical people would be in better position. I am a layman. I'm not that cyber friendly, but I think there are technical people who can think some ways and means. We need to do it seriously. That's my take on it, because long-term snapping of internet will have its own impacts, and no government would like its citizen to put into inconvenience. I am sure everyone would like one day to see that internet is restored, but with these restrictions. So let's think on these terms. So this was my major concern I thought I shared with you. थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने काफ़ी सारी बातें बताई, अब उनसे ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने भी लिए हैं, कुछ दर्शकों के थे जो हमने इसमें शामिल किए हैं, और कुछ हमारी भी एक बोल सकते हैं कौतूहल था, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता जो कि हमें जम्मू कश्मीर की असली सच्चाई से परिचित करा सके। तो अब आपकी आज्ञा से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने बुरहान वानी के बारे में बताया कि जब 2016 में बुरहान वानी वॉज किल्ड, उसके बाद यू वर स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर एंड सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो सर हम कुछ चाहेंगे कि जो इंटरनेट की बात हो रही थी, तो इफ यू कैन शेयर सम इनसाइट कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो कैसे मिसयूज करती है इंटरनेट को या सोशल मीडिया को सिंस द डेज ऑफ बुरहान वानी इन 2016। और जैसे कि आपने बताया कि एनकाउंटर साइट्स पर भीड़ इकट्ठी करना हो, या थ्रेटनिंग प्रो इंडिया पॉलिटिकल लीडर्स एंड फॉर दैट मैटर मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एज वेल, और स्प्रेडिंग एंटी इंडिया हेट्रेड एंड ऑल, तो उस पर अगर आप कुछ बता पाए सर तो बहुत अच्छा रहे। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको सिर्फ स्टोन पेल्टर्स को इकट्ठा करने के लिए यूज नहीं किया गया। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन थे, जो प्रो इंडिया लोग थे, अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते थे जो पाकिस्तानी एजेंसीज को लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, तो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज, थ्रेटनिंग मैसेज आ जाता था। जेएनके पुलिस के बहुत सारे कांस्टेबल, लेट मी शेयर विद यू, बहुत सारे ऑफिसर्स को सोशल मीडिया में इसका मिसयूज करके उनको प्रोजेक्ट किया जाता था, ये कश्मीर के एनिमी है, ये कश्मीर के लोगों के एनिमी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि आम शहरी को बचाए टेररिस्ट इंसिडेंट्स। तो उनको ड्यूटी करने से रोका जाता था, उनको थ्रेटन किया जाता था, उनके परिवारजनों को थ्रेटन किया जाता था, उनके रिलेटिव्स को। अच्छा, जो सोशल मीडिया को इस तरह मिसयूज किया जाता था कि मैसेज, थ्रेटनिंग मैसेजेस उसमें डालने के लिए कि जेएनके पुलिस एसओजी में काम नहीं करेगी, टेररिस्ट कार्डन सर्च में आप काम नहीं करेगी, मैसेजेस लाइक दिस। सो
these were all actually with their handlers across. ये होता था, बुरहान वानी को यूज किया जाता था. अभी जो टेररिस्ट मारा गया, क्या नाम था उसका, 10-15 दिन पहले, रियाज नाइकू. After Burhan Wani, he became a poster boy and he was threatening the policeman. I know many incidents where by policemen he was threatening. He was uploading a lot of radical material, a lot of anti-India material, and basically playing at the hands of handlers across. So people like him are being used as a local face to recruit the local boys and to threaten the people who actually stand as a barrier between Pakistan's bad intentions and Kashmir's welfare. So I had to transfer many J&K policemen to far off places like Ladakh region or Jammu region, so that they can be saved from their threat after uploading of these threatening messages. So this social media and internet has been grossly misused. So high time that we take steps in this direction, and close monitoring of internet and social media platform is required. I'm not saying it's not being done. It is being done. Even in my time, J&K police was doing it. The other agencies are also doing, but I think we need to do it in much larger way. Yes. थैंक यू सर. और जैसा कि आपने बताया, दो चीजें, एक तो आपने बताई थी कि वो फिल्टर लगाना जरूरी है और मॉनिटरिंग को और बड़े लेवल पर और शायद टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंट्रोल किया जा सके. अब सर, इससे ही रिलेटेड एक फॉलो अप क्वेश्चन था मेरा कि जैसा कि 5 अगस्त 2019 में पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जैसा आपने बताया भी कि इंटरनेट वाज स्नैप्ड एंड ओनली 2G सर्विसेज वाज देयर. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, स्पेशली व्हेन वी नो कि इंटरनेट किस तरीके से सीवियरली मिसयूज हो रहा है बाय ISI स्पेशली टू प्रोपेगेट टेररिज्म इन पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर? इसका मैं पार्शियल जवाब दे चुका हूं और I think I have elaborated it quite substantially. We need to think of different ways how to stop all this nonsense coming from Pakistan. Whether it is filter, whether it is other controlling measures of use of social media platforms, whether we can think of something on the China pattern, that I'm not sure, because China is a different ball game altogether. India is a democratic country. I don't know, can we think of our own, I have my doubt, Facebook and our own Twitter and our own, that would be little difficult, but the technical solutions can be found. So we need to think seriously about it. Even now, let me mention here, Pakistan these days is working on different, on many fronts. Let me tell you, even today as we talk, they are spreading Islamophobia in the Western world, in Arabic world, making India look as if Indians are Muslim haters, which is not true. India has more Muslim population than Pakistan, and they live happily. There can be stray incidents. None of us endorse it. These are criminal incidents, and no government endorses that. They are dealt under law. If somebody is doing lynching, it is happening. It can happen with anybody, not only any particular religion. But this all being is done by Pakistan to discredit India in the Arabic world, so that वो जो country India के दोस्त हैं अरब वर्ल्ड में, वेस्ट में, उनको इंडिया से दूर करने के लिए सारा किया जा रहा है.
दे आर वर्किंग ऑन मल्टी फ्रंट, देयर ऑब्सेशन इज इंडिया। मुझे लगता है रात को सोते जागते उठते बैठते इतना नाम जितना इंडिया का लेते हैं, अगर खुदा का लेते तो अभी तक जन्नत मिल जाए। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि कृपया आप सर से प्रश्न पूछें। अनित्य जी। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न जो है वो एक प्रोजेक्ट हुआ था स्नाइपर राइफल्स के ऊपर, और हमने सुना है कि इसमें आपने आर्म फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट किया था, और अगर सिक्योरिटी रीजंस ना हो तो हम इसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जब मैं डीजीपी था तो बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में। हमारे जवान जो आर्मी के बॉर्डर पे होते हैं वो उनको हिट करते थे अक्रॉस से, एंड आर्मी रियलाइज दैट इट्स हैपनिंग बाय यूज ऑफ स्नाइपर्स, बिकॉज दूर से वो निशाना लगा। स्नाइपर यू नो कैन हिट फ्रॉम लॉट ऑफ डिस्टेंस, का टेलीस्कोपिक व्यू होता है। तो उस वक्त के जो सबसे वरिष्ठ आर्मी कमांडर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि डीजी साहब मैंने सुना आपके पास स्नाइपर राइफल्स हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर श्योर, व्हाई नॉट, हम तो एक दूसरे के लिए ही हैं। तो लेकिन मुझे अपने तरीके से इसको करना है, क्योंकि उस एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो मे बी पॉलिटिकल क्लियरेंस इतना आसान नहीं होता। तो मैंने एक अपना तरीका निकाला। मैंने वो हमारे पास कुछ स्टॉक था स्नाइपर्स का, वो हमने अपने लड़कों के साथ आर्मी के पास उनको जहां जहां जरूरत थी वहां इस्तेमाल किया, ताकि दे कुड आल्सो रिप्लाई बैक टू पाकिस्तान इन द सेम लैंग्वेज, एंड दैट वाज वेरी वेल, इट वेंट डाउन वेरी वेल। और उसका मुंह तोड़ जवाब, बहुत हाई क्वालिटी की स्नाइपर्स हमारे पास। थैंक यू सर। सर अब एक प्रश्न मेरा और है। साउथ कश्मीर, आपने शुरू में भी बताया कि साउथ कश्मीर वो एरिया है जहाँ पे मिलिटेंसी सबसे ज़्यादा है, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मतलब यही है बेसिकली कि साउथ कश्मीर के एरिया में काफ़ी इसमें काम हो रहा है, एक्टिविटी इस पे रहती है। साथ में हमने ये भी देखा कि जब फोकस किया गया तो साउथ कश्मीर में टेररिस्ट बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो अभी क्या ऐसा भी हो रहा है कि नॉर्थ कश्मीर को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर भी कुछ वो काम कर रहे हैं? जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साउथ कश्मीर में जो हालात आपने पिछले कुछ सालों में देखे, तो पोस्ट बुरहान वानी पाकिस्तान को लगा कि हम काफी कामयाब हो गए हैं, और फ्यूनरल पे अगर कोई टेररिस्ट मर रहा है तो उसके उसके बुरियल पे हजारों लोग आ रहे हैं, उसमें मिलिटेंट टेररिस्ट आएगा, वो गोली चलाएगा और फिर और लड़कों को रेडिकलाइज करेगा। तो ये सारा ड्रामाबाजी देख के ऐसा नहीं था कि हम उनको कर नहीं सकते, तो उसमें हमारा इंटेंशन ये होता कि अननेसेसरी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि अगर हम वहां जाते फायर करते तो वहां निहत्ते सिविल लोग मारे जाते, जो पाकिस्तान चाहता है, वो हम उनकी चाल में नहीं आना चाहते। लेकिन वो मीडिया के लिए एक व्यू बनता है कि दो मिलिटेंट आए, गोली चलाई और वाई वाई हो रही मिलिटेंट की, तो उसको उनको लगा कि ये तो हमने साउथ कश्मीर को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया, और 50 के रोज के 40-50 इंसिडेंट हो रहे हैं पथराव के। तो उन दिनों भी मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो जो उनके हैंडलर हैं अक्रॉस, वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्थ कश्मीर को भी इस तरह से डिस्टर्ब कर सकें ताकि फोर्सेस का स्प्रेड हो जाए, फोर्सेस स्प्रेड हो। आपने देखा होगा कुछ इंसिडेंट अभी हाल में नॉर्थ कश्मीर में हंदवाड़ा में हुए, जिसमें आर्मी की कैजुअलिटी हुई और सीआरपी की हुई। ये उन्हीं
कोशिशों का एक वो है। तो उनकी कोशिश यहाँ भी रहती है, जैसे मैंने कहा जम्मू रीजन में कोई मिलिटेंसी नहीं है। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप आता है, वो कहीं भी इंटरसेप्ट हो सकता है, बट एज सच कोई टेररिज्म या मिलिटेंसी का इंसिडेंट नहीं। बट पिछले कुछ टाइम से किश्तवाड़ और डोडा के रीजन को दोबारा इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कंप्लीटली यहाँ से मिलिटेंसी वाइप आउट हो गई है, तो इसको भी डिस्टर्ब करने की और नॉर्थ कश्मीर को पर्टिकुलरली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ वहीं से प्लान होता है और उसका ये एफर्ट्स हैं। नॉर्थ कश्मीर लार्जली वहाँ इंसिडेंट कम होते थे, उसका कारण भी था कि वो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वहाँ। नॉर्थ आपका हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, ये सारा सेक्टर जो है इसको यूज करता है। पाकिस्तानी लॉन्चिंग पैड जो है इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है वहाँ फेंस टूटा होता है, उसका फायदा लेके रात को इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली वहाँ इंसिडेंट नहीं करते थे, बट कुछ टाइम से वहाँ रेडिकलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई एम श्योर वहाँ इनको कामयाबी नहीं। थैंक यू सर। सर एक प्रश्न और आया है, और ये प्रश्न एंटी टेरर ऑपरेशन से रिलेटेड है। हम आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में बहुत सुनते हैं, और बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो अनसंग हीरोज की तरह से हैं, उनके बारे में कम बात होती है। तो आप डीजी रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इन ऑपरेशंस के अंदर क्या रोल रहा है, और इसका सेकंड पार्ट ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर क्या कोई स्पेशल फोर्स भी है, और अगर है तो वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई? मैं यहाँ आपके माध्यम से अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी ना कोई दूसरी पुलिस पूरे मुल्क में है, और इसकी कुर्बानी पूरे मुल्क को याद रखनी चाहिए। अभी तक 1600 जे.एंड.के पुलिसमैन शहीद हो चुके हैं और हजारों की तादाद में जख्मी हैं, हजारों की तादाद में, और कि किसी की टांग उड़ गई है माइन में, किसी का हाथ चला गया फायरिंग में, कोई अंधा हो गया। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। आपकी कारगिल वार में 600 शहीद हुए, 1600 अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग पुलिसमैन जो हैं वो अपनी शहादत दे चुके हैं। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और लेकिन वो साइलेंटली काम करते हैं, और ये बैकबोन है एंटी टेरर ऑपरेशन। मैं आपको बताऊं क्यों इनको थ्रेटन किया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान जानता है जम्मू कश्मीर पुलिस को अगर एंटी टेरर नेटवर्क से निकाल दिया गया तो आप एक ब्लंट कर देंगे। तो ये आईज एंड एयर्स है एंटी टेरर ऑपरेशन का, और ग्राउंड में जुड़ी हुई है। हर मोहल्ले घर में क्या इंफॉर्मेशन है ये जे.एंड.के पुलिस जानती है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने अपने टाइम पे एनालिसिस किया था, 90% से ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, 90 मैं कहूँगा 95% ऑपरेशन जो है वो जे.एंड.के पुलिस की इंफॉर्मेशन से और उनकी पार्टिसिपेशन से होते हैं, और ये इनका बहुत बड़ा रोल है। ये सबसे पहले जब 90 में टेररिज्म स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का ये लफड़ा, तो 2-3 साल तो एवरीबॉडी वाज टेकन अबैक, बट 94 में पहला एसओजी ग्रुप बनाया गया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया, जो स्पेशल फोर्स आप कह रहे थे, वो हमने एक चुनकर स्पेशल फोर्स बनाई थी। उन दिनों में डीजी ऑफिस में एआईजी पर्सनल था, एक बड़ा क्रूशियल पोस्ट होती है जो डीजी का स्टाफ ऑफिसर होता है,
तो ये कंसीव किया गया उस वक्त स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाने के लिए, और इस ग्रुप ने बहुत बढ़िया काम किया। और इसका एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी को की कमर तोड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और तभी हालात को बेहतर करके हम 96-97 में पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन कराने में कामयाब हुए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई। लेकिन फिर दूसरी गवर्नमेंट 2002 में आई, जब वो कोलिशन गवर्नमेंट पीडीपी और कांग्रेस की बनी। उस वक्त एसओजी के खिलाफ एक पॉलिटिकल माहौल बन गया, और इखवानी जो सरेंडर मिलिटेंट थे और इनके खिलाफ, उसमें फिर एक डिसीजन गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट ने लिया कि एसओजी को बंद किया जाए। यही लोग डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर काम करेंगे। पहले ये डिस्ट्रिक्ट एसपी के कंट्रोल में नहीं थे, खुद काम इंडिपेंडेंटली सीनियर अफसरों के अंडर डायरेक्टली काम करते थे, बट फिर इसको डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर कर दिया गया 2002 के बाद, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट आई, और इसका एसटीएफ के बजाय एसओजी बना दिया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। पहले एसटीएफ था, स्पेशल टास्क फोर्स 94 में। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है ये फोर्स, और इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अनगिनत चीफ्स ने और अनगिनत अफसरों ने इनकी तारीफ, इनका वैलर, इनकी बहादुरी देखी, और वो ओपनली इसके बारे में बोलते। थैंक यू सर। अब जब आप बोल रहे थे तो हम इस बात को फील कर पा रहे थे। यू आर स्पीकिंग लाइक ए ट्रू गार्जियन ऑफ योर फोर्सेस। और लास्ट में आपने जब ये बोला कि बहुत से आर्मी चीफ्स ने और सीएपीएफ के चीफ्स ने लगातार प्रशंसा की है, तो ध्यान आया कि पुनीत जी जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें उन्होंने एक कमेंडेशन लेटर की बात की थी, कमेंडेशन कार्ड फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो सर क्या था, एक बार उसके बारे में अगर बताएंगे तो। अब बहुत सारे मेडल हैं, मुझे स्पेसिफिक नहीं याद, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट आर्मी के साथ हम करते हैं। सिर्फ मुझे नहीं मिले, अनगिनत जेएनके पुलिस के अफसरों को और जवानों को मिले हैं। मेरे से ज्यादा मेरे जवान की प्रशंसा जो होती है, उनको जब आर्मी चीफ का मेडल मिलता है, मुझे यहाँ और सारे हैं तो एक और मिल गया, लेकिन जब वो जेएनके पुलिस के जवान को या सब इंस्पेक्टर को या उसको मिलता है, उसका जो मजा है, ओहो, वो उसकी छाती इतनी चौड़ी होती, वो बहुत ये आर्मी का ये तभी मुमकिन है कि आर्मी कितना क्लोजली काम करती है। और आर्मी को मालूम है कि जेएनके पुलिस, उनके बहुत सारे, आप उनसे अफसरों से बात करिएगा, वो कहते हैं जिस किस्म की जम्मू कश्मीर पुलिस की कंट्रीब्यूशन, शायद ही मुल्क में कहीं कोई फोर्स इतना एंटी टेरर काम करती हो। और वो कई जगह पे तो अपना नाम भी नहीं आना चाहते हैं कि मेरा नाम आए। बहुत सारी फोर्सेस तो लड़ती हैं मेडलों के लिए, बहुत सारी फोर्सेस रिवार्ड्स के लिए लड़ती हैं। जेएनके पुलिस के अनसंग हीरोज जो है, वो कहते हैं जनाब हमारा नाम ही नहीं आप दीजिए, हमने अपना कंट्रीब्यूशन किया, आपकी मर्जी है। हालांकि हम अपने तरीके से उनको कैश रिवार्ड्स देते हैं, मेडल्स देते हैं। हमने शेर कश्मीर मेडल भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करवाया 2004 में, आई थिंक, अगर मुझे याद है। इस तरह के एनकरेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, जो जम्मू कश्मीर में हमने इंट्रोड्यूस किया। अगर कोई पुलिस का जवान या पुलिस का अफसर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंटी टेरर ऑपरेशन में दिखाता है, उसको उसके सीनियर अफसर्स जज करके उसकी साइटेशन बनाते हैं, और वो एक बोर्ड उसको एग्जामिन करता है जो डीजीपी को हेड करता है, और हम उसको फिर डीजीपी इज कॉम्पिटेंट टू प्रमोट पुलिसमैन अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर तक हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे देते हैं। और उसके ऊपर अगर प्रमोशन देनी है डिप्टी एसपी, तो
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और जितना भी मैंने कन्वर्सेशन सुनी आपकी और अनित जी का जो प्रश्न का आपने जवाब दिया, तो लाइक ही राइटली सेड एज अ गार्जियन यू सेड, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर लाइन, एज अ ट्रू लीडर हु इज इमेंसली प्राउड ऑफ हिज फोर्सेस, कि मतलब मेरी फोर्स सबसे अच्छी है जो कि एक्चुअल में है, और जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको मैं अब एक नागरिक के तौर पर नमन भी करना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर के जवानों को। और सर एक क्वेश्चन है मेरा इसी से संबंधित आगे इस परिचर्चा को लेते हुए, कि जैसा कि हमने सुना कि लगभग वी नो दैट मोर देन 100 बॉयज, 100 या उससे ज्यादा लोग टेररिज्म से वापस भी आए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वो रास्ता छोड़कर वापस आए, एंड बाय इंश्योरिंग द अपील्स ऑफ मदर्स एंड फैमिलीज। तो इसमें भी हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या रोल था इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देने में। इससे पहले मैं बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार, आई थिंक 2-3 बार तो मैंने 15 अगस्त की उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम सबसे पहले लिया। और इनसे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं टाइम टू टाइम, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर पुलिस का अप्रिशिएट किया। और खासकर मोदी जी ने तो मेरे ख्याल मैंने 3-4 बार उनके मुंह से सुना जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ होते हुए। आपके सवाल पर आते हुए, ये जो क्या कुछ सवाल था ये, सर कई सारे बच्चे, मतलब 100 से ज्यादा लड़के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में थे वो वापस आए, तो उससे संबंधित। पोस्ट बुरहान सिचुएशन जब इमर्ज हुई तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत लड़के ज्वाइन कर रहे हैं लोकल मिलिटेंसी वहाँ साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली, बट बाकी पार्ट्स में भी, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी। तो हमने उस वक्त JNK पुलिस ने उनके फैमिलीज को कांटेक्ट किया और मदर से और उनकी बाकी फैमिली मेंबर से, बहन से अपील्स इशू करवाई कि बेटा वापस आ जाओ, हम नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पे गए हैं और आप कल को वो एंड मीट करें जो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा। तो इसमें काफी मेहनत की गई मेरे अफसर और जवानों के तहत, और मैं खुशी से आपको बताना चाहता हूँ लगभग 100 से ऊपर लड़कों को हमने मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद वापस लाए। उन्होंने सरेंडर किया और उनको हमने ऑनरेबली सरेंडर एक्सेप्ट करके उनको रिहेबिलिटेट किया, उनकी फैमिली को बचाया, वरना ये फैमिली बर्बाद हो जाती। तो 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी बची इन कोशिशों से। धन्यवाद सर। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं संजय कौल जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपनी बात कहें। संजय जी, आप माइक अनम्यूट कर लें संजय जी। सॉरी। नमस्कार सर। हमने काफ़ी सारी बात की जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के बारे में। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा व्यक्तिगत है आपसे, इफ़ यू परमिट मी सर। आपके जो इतने सालों का ग्लोरियस करियर रहा है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ, आपने काफ़ी सारे मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स फेस किए जब आप SSP बडगाम थे, if I remember करेक्टली, SSP उधमपुर जब आप थे, और उसके बाद DIG बारामूला थे। तो मुझे बस अंडरस्टैंड करना है कि माइंडसेट क्या रहा आपका, व्हाट केप्ट यू रियली गोइंग, एंड हाउ डिड इवन योर फैमिली कोप अप विद दीज एक्सट्रीम इवेंट्स? दे आर नॉट इजी इवेंट्स टू फेस। बहुत सारे पुलिस अफसरों को ये फेस करना पड़ा और मुझे भी फेस करना पड़ा, और काफी इंसिडेंट हुए जिसमें इतना वक्त नहीं है सबकी बात करना, लेकिन 2-3 तो बहुत मेजर इंसिडेंट थे। जैसे जब मैं DIG बारामूला था 23 मार्च 99 में, मैं DIG बारामूला था और आप IG कश्मीर ऑफिशिएट कर रहा था। तो मुझे रात को श्रीनगर ही रुकना था, लेकिन कोई ऐसी अर्जेंट मीटिंग आ गई तो मुझे रात को
ही निकलना पड़ा बारामूला के लिए। रात को 8 साढ़े 8 बजे हल्की सी बारिश हो रही थी, मार्च का महीना था, 23 मार्च 99, और मेरे ऑपरेटर ने वायरलेस यूज किया कि साहब वापस आ रहे हैं, खाना तैयार रखें। वो मिलिटेंट्स ने इंटरसेप्ट कर लिया और वहां 2 ग्रुप 8-8 के इमर्ज हुए। एक पुतखा गांव है सोपुर क्रॉसिंग से पहले, और उन्होंने वहां एम्बुश ले किया, विच वाज वेल लेड आउट, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड। वो था गांव खाली करा के, यूएमजीज फिट करके, ग्रेनेड्स मारे। उसमें एक मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो इसके जद में आ गई और उस पर कोई 1000 एक गोलियां लगी, और उसमें एक सीआरपी का मेरा जो हेड कांस्टेबल था स्काट में, वो मारा गया, शहीद हो गया बेचारा, और 4-5 सीआरपी के जवान जख्मी हुए। मुझे भी गोली लगी, मेरा दायां हाथ ये जो है अभी भी आपने देखा होगा, ये कट गया था पूरा, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, गोली लगी थी। और यहाँ लेफ्ट साइड में एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आया था जो गाड़ी बीपी गाड़ी के अंदर आ गया, और एक बहुत भयंकर अटैक था। लेकिन फर्म बिलीफ इन गॉड, भगवान जब लेना है तो लेना है। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जैसे आपने कहा जिसको रखे साइया को मार सके ना कोई, तो जाको रखे साइया मार सके ना कोई। वो गॉड इज ग्रेट एंड फर्म फेथ एंड फर्म बिलीफ इन गॉड। इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एसएसपी उधमपुर था। वहाँ एक माहौर तहसील है जो आजकल रियासी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट बन गया, उसमें आती है। माहौर तहसील में हमारी गोटा चसाना चौकी होती थी, उस पर अटैक हुआ था। मैं एक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ लैंड किया था, तो उस पर रॉकेट्स फायर किए गए और नैरोली हेलीकॉप्टर बच गया, और उसमें हम सभी बैठे हुए। वो 2-3 रॉकेट्स फायर किए टेररिस्ट ने पहाड़ से, तो वो भी एक बहुत नैरो एस्केप थी। इसी तरीके से जब एसएसपी बडगाम था 90 में, तो एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। मुझे आरिजाल एक इलाका है, वहां जाना था। तो लोग वहां, वो एक ट्रैप था, मिलिटेंट्स ने भेजा हुआ, लोगों ने एक डेलीगेशन भेजी। वो आम लोगों की डेलीगेशन मेरे पास आई एज डिस्ट्रिक्ट एसपी 90 में। हालात बहुत खराब थे, तो उन्होंने कहा जनाब आप और डिप्टी कमिश्नर आते नहीं है, हमें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, आज फ्राइडे है, मैं मंडे को आऊंगा, मैं डीसी साहब को लेके आऊंगा। तो हम जब गए तो वो शायद ट्रैप था, तो मुझे किसी वजह से अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो मैं वहां रास्ते से वापस मुड़ गया, श्रीनगर मीटिंग में चला गया। लेकिन वो जो मेरी जगह डिप्टी एसपी दोनों गए, उसमें से एक कदीर शाह शहीद हो गया और दूसरा सीरियसली जख्मी हो गया। वो उस पे उन दिनों JKLF 90 में होता था, उसने वो अटैक प्लान किया था। तो इस तरह के हादसे बहुत सारे हुए। मैं ये मेजर इसलिए बता रहा हूँ कि जिनमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने रखा। तो एक बहुत बड़ी, हाँ, फैमिली को ये सारा अनसर्टनिटी बर्दाश्त करनी है, उनको दे हैव टू लिव विद इट। और सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं है, सभी आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स जो काम करते हैं ऐसे हालात में, उन सब की फैमिलीज इस ऐसे एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद अस सर। सर, मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने रियासी के बारे में बोला। आपके जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे पोस्टेड थे, तो आपने जो आइडिया उस वक्त शुरू किया था विलेज डिफेंस कमेटी का, जो आपके टाइम पे वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई, और मेरे ख्याल से रियासी में पहली विलेज डिफेंस कमेटी बनी थी। इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि कैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया, जो पुलिस और पब्लिक का जो कॉमन इनिशिएटिव था, ये जो काफी फेमस रहा है। यस, 95 की लगभग बात है ये। एक बागनकोट गांव है माहौर तहसील में, और वहां से मुझे इंफॉर्मेशन आई कि वहां टेररिस्ट का एक ग्रुप, इनफिल्ट्रेटिंग ग्रुप वहां से क्रॉस कर रहा था कश्मीर वैली की तरफ। तो उन्होंने गांव पे हमला किया।
एंड उस गांव में 2 लोगों को मार दिया। तो जब मैं एज डिस्ट्रिक्ट एसपी वहां पहुंचा मौके पे, तो वहां के लोग सारे इकट्ठे, बहुत गरीब लोग थे उस इलाके के, तो वो मुझे सारे इकट्ठे होके पेश हो गए कि जनाब यहाँ उन्होंने सारा इंसिडेंट बताया कि किस तरह से टेररिस्ट आए और अटैक किया, हमारे 2 लोगों को मार दिया और हमारे पास हथियार नहीं थे। हमने कुल्हाड़ी जो होती है लकड़ी काटने वाली, और तराटी घास काटते हैं, गंडासा, उनसे हमने मुकाबला किया। 7-8 मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे, उनके साथ हमारे पास कोई राइफलें नहीं थी। इससे हमने उनके मुकाबला किया और हमने 2 टेररिस्ट मिलिटेंट मार दिए। तो मुझे बहुत लगा कि देखो कितने दिलेर बहादुर लोग हैं, तो अगर इनके पास हथियार हो तो ये तो टेररिस्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। तो मैंने लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी हथियार देने की, तो मैंने कहा मैं अपने सीनियर अफसरों से पूछूंगा। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, मैंने वायरलेस पे मैसेज दिया कि मुझे इजाजत दी जाए, उस वक्त के आईजी और डीजीपी को, कि मुझे इजाजत दी जाए, इस तरह से सारा बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए दे दें। तो मैंने पुलिस लाइन से 10 राइफलें मंगाकर उन लोगों को दे दी। वो गांव था बागनकोट, वो पहली विलेज डिफेंस कमेटी बनी। उस वक्त तक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था बीडीसी। उसके बाद इसको फॉर्मलाइज किया और बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने श्रीनगर से फिर ऑर्डर इशू किया कि विलेज डिफेंस कमेटी क्या होगी, इसमें 10 से 15 मेंबर होंगे, इसमें 3 एसपीओ होंगे जिनको पे मिलेगी, इसमें उनको वेपन दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो एक बहुत बड़ा इवेंट था और टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जम्मू रीजन में जो लद्दाख, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, रजौरी, पुंछ, ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। और कितनी फौज और सीआरपी आप लगाते इनमें, तो तब भी आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ों में दूर दूर तक गांव होते हैं, रिमोट एरियाज में गांव है, 10 घरों का घर इधर है, 15 घरों का घर इधर है, तो कितनी फौज लगाएंगे? वो हिंदुस्तान की आधी फौज तो इसी में लग जाएगी। तो वो वीडीसी एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था लोगों की, वरना वहां से लोगों का प्लायन हो जाता, माइग्रेशन हो जाती। उसको बाद में टेररिस्ट ने बहुत जगहों पर इन वीडीसी से 12-12, 24-24 घंटे एनकाउंटर किए और उन लोगों ने टेररिस्ट को होल्ड ऑन किया जब तक सीआरपी आर्मी नहीं आए, और बहुत सारे मैसेकर भी किए इसी आइडिया से कि वहां से जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाए, गवर्नमेंट के लिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक यूएन क्राई क्रिएट की जाए। लेकिन वो वीडीसीज बहुत काम आई, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि कुछ लोग वीडीसीज को मिसयूज करते हैं और इनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट कहीं हो सकता है, उसके खिलाफ लीगली डील करना चाहिए, लेकिन वीडीसी का बहुत बड़ा योगदान था इस रीजन में। और उसमें वीडीसी में सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वन कम्युनिटी के, सभी लोग होते हैं और मिलकर इनका मुकाबला करते हैं। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट मैं 97 में मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में एक आइडिया लाया था, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी पहले एज डीआईजी जम्मू इन 2000, और उसके बाद जब डीजीपी बना तो उसको पूरी स्टेट में लागू किया। पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप, PCPG, पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप, जिसमें एक SHO अपने इलाके में मौजूद लोगों की, जो लोग वेल मीनिंग हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, जिनका लोग बात मानते हैं, उनकी एक इज्जतदार लोगों की कमेटी बनाई, जो थाने में हर महीने में SHO के साथ, हर 2 महीने में SDPO के साथ और हर 3 महीने में SP के साथ मीटिंग करेगी।
अपने आइडियाज देगी, अपने इलाके में ड्रग पेडलर कौन है, गलत काम करने वाला कौन है, उसके बारे में बताएगी पुलिस को। और एक बहुत अच्छा तालमेल पुलिस और पब्लिक में हुआ और उसके अच्छे नताइज बाद में हमें मिले। थैंक यू वेरी मच सर। पुनीत जी। धन्यवाद सर। और जो आज की परिचर्चा का मैं देखता हूँ कि शुरू हुई और फिर सोचकर काफी अच्छा लगता है कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। ये सभी की हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और वो सारी चीजें हमने सुनी जो आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाता। मतलब चाहे वो अखबार हो, न्यूज चैनल हो, लेकिन आपने वो खुद जिया है। और चाहे आपने जो व्यक्तिगत सवालों के जो संजय जी ने पूछा उसके आपने जवाब दिए, जो कि शायद हम सोचते हैं तो बदन में सिहरन से उठ जाए, वो आपने स्वयं देखा है, महसूस किया है। तो हमारे लिए एक बहुत ही आज का ये गौरवान्वित क्षण भी है कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। और मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि इस मीटिंग कंक्लूड करने से पहले वो भी कुछ बोले। अनित्य जी। सर, आज वी आर फीलिंग प्राउड कि आपके साथ बैठ के आपकी मुंह से सुन रहे हैं उन बातों को, जिसको हम सुनते हैं तो इतना फिल्टर्ड होता है और इतना आधा अधूरा होता है कि शायद कभी कोई पूरी पिक्चर बनी ही नहीं। कश्मीर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहाँ के लोग उसको ब्रेव कर रहे हैं, ये बातें जो हैं जब आपसे हम सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कश्मीर तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। कोई ले ही नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जब कश्मीरी ने ही ठान रखा है कि हमको भारत के साथ रहना है, हम भारतीय हैं, तो उसको कोई चेंज कर भी नहीं पाएगा। और सर, देश के लोगों को जो इनसाइड इंफॉर्मेशन हैं, इनसाइड व्यूज हैं, उसको लोगों तक आपके माध्यम से हम पहुंचा पा रहे हैं। तो वी आर फीलिंग रियली प्राउड, फॉर्चुनेट कि आपके साथ बैठ के आपसे बात सुनने का मौका मिला है हमें। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने अपने व्यस्त समय में समय निकाल के हमें डिटेल में बताया है। और हमने जो भी प्रश्न पूछा, आपने किसी को भी साइड करने की कोशिश नहीं की, ये कह के कि इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इवन मैंने एक प्रश्न जो स्नाइपर राइफल प्रोजेक्ट का पूछा था, तो उसको भी आपने बोला कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। और थैंक यू वेरी मच सर, आज आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इट्स माय प्राउड प्रिविलेज दैट आई गॉट, मैं उस भगवान का शुक्रिया करता हूँ, उस ऑलमाइटी गॉड का, कि मुझे ये मौका मिला इस देश को और अपनी रियासत को सर्व करने का और यहाँ के लोगों को। और आपने जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए संजय जी का और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।